देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर उन्होंने बात की। इसके साथ ही मरम्मत कार्य को लेकर प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से बात की है। सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर मौजूद है। तो यहाँ पर फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव से। हालात के बारे में उनसे बात की गई, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मरम्मत कार्य किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और यहां पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाए। हालांकि बुधवार तक का समय बताया गया है रेल मंत्री के द्वारा कि तब तक सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन सुबह से ही वो मौजूद है और लगातार अपनी नजर यहां पर बनाए रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव से इस दौरान फोन पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पर मौजूद है। पीयूष तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव से फोन पर बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से उड़ीसा के बालासोर में दुर्घटना हुई है, उसके बाद लगातार आपने देखा कि जब दुर्घटना की खबर आई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तभी से सक्रिय कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके अलावा कल भी वो कहीं न कहीं घटनास्थल पर पहुंचे थे और मौके का जायजा लिया था। लगातार रेलवे के अधिकारियों की बात करें या रेल मंत्री की बात करें, उनके संपर्क में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रधानमंत्री ने आज भी बात की है। और चूंकि रेल मंत्री दुर्घटना स्थल पर ही मौजूद हैं और वहां जायजा ले रहे हैं और वहां पे तेजी से जो पटरियां टूटी हुई है या जहां जो सामान रेलवे की बात करें या बोगियों की बात करें, उसको कहीं न कहीं वहां से हटवाने का, ताकि सुचारू रूप से एक बार फिर से वहां पे स्थितियां सामान्य हो, उसमें रेल मंत्री लगे हुए हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से बात की है और रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि अभी वर्तमान में वहां पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन के क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया। अब कहीं ना कहीं वहां पे जो सामान्य जनजीवन है उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सके, गाड़ियों को कैसे ट्रैक पे लाया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं रेल मंत्री वहां पे अभी भी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और किसी भी तरीके से सामान्य हालात वहां पे हो जाए, इसको लेकर तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौजूदा हालात के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जानकारी ली है और रेल मंत्री ने बकायदा प्रधानमंत्री को बताया है कि अभी तक क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं की गई है और खासतौर पर रेल मंत्रालय क्या कुछ वहां पे कार्य कर रहा है। बिल्कुल पीयूष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया था और उस समय इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से ही ये जो तमाम मलबे हैं उनको हटाया जाए और जो रूट है उसको सुचारू रूप से चलवाया जाए। इसी बीच जो अश्विनी वैष्णव है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बुधवार तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इस वक्त मौके पर क्या कुछ स्थिति है, कितना और मलबा जो हटाना बाकी है? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार क्योंकि ट्रैक को भी जहां पे मलबा ट्रैक पे गिरा हुआ है उसको हटाने की जो कवायद है वो चल रही है। और आपने देखा है किस तरीके से देर रात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एक बार अचानक आज पहुंचे थे और कहीं ना कहीं वहां पे तमाम रेलवे अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है कि वो भी रात भर दिन भर डटे रहे, जुटे रहे, ताकि फिर से जो ट्रेनें हैं जो इस रूट पर चलने वाली हैं उनको जल्द से जल्द चलाया जा सके, ताकि अन्य लोगों को दिक्कतें ना हो। और निश्चित रूप से तमाम जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पल पल की अपडेट ले रहे हैं और ये भी कहा गया है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको ही कहीं ना कहीं ट्रैक के आसपास रहने दिया जाए या जो काम करने वाले लोग हैं उनको रहने दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो ज्यादातर भीड़ देखने के लिए कि क्या कुछ हादसा हुआ है वहां पे जुट जाती है। तो निश्चित रूप से रेलवे कहीं ना कहीं अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहा है किस तरीके से एक बार फिर से वहां पे स्थितियों को सामान्य किया जाए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी पल पल की जो अपडेट है वो रेल मंत्रालय से या रेल मंत्री से अगर हम बात करें तो फोन के माध्यम से ले रहे हैं पल पल की अपडेट। और
प्रधानमंत्री, चूंकि आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री किस तरीके से घटनास्थल पर गए थे और तमाम जो गंभीर रूप से घायल यात्री हैं उनसे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और उनके बारे में जाना था कि किस तरह घटना के बारे में भी कहीं न कहीं अधिकारियों से जानकारी ली थी और कहीं न कहीं अधिकारियों ने उस दौरान भी ब्रीफ किया था। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई है और इस दौरान रेल मंत्री ने बाकायदा प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम के बारे में, आज के मौजूदा हालात के बारे में कहीं न कहीं जानकारी दी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव भी मौके पर मौजूद है सुबह से ही। पीयूष, आप बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोच्चि जाएंगे। अमृता अस्पताल कोच्चि का रजत जयंती समारोह है जिसमें वो सम्मिलित होने पहुंचेंगे। आपको बता दें, समारोह को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है, यानी कि पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का कोच्चि दौरे पर वो है और अमृता अस्पताल कोच्चि का रजत जयंती समारोह है जिसमें वो शामिल होंगे और इस दौरान माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, गृह मंत्री अमित शाह कब तक पहुंचेंगे कोच्चि? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोच्चि दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान अमृता अस्पताल कोच्चि का जो रजत जयंती समारोह है इसमें हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके साथ ही हम बात करें, चूंकि तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम वहां पे सुरक्षा बल के जो जवान है उनकी तैनाती की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। इसके साथ ही यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, जो समारोह है, उसमें तमाम लोगों के जुटने की भी कहीं न कहीं संभावना है। जो अस्पताल प्रशासन है वो भी कहीं न कहीं इसमें मौजूद रहेगा और एक बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से कयास लगाया जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कहीं न कहीं इस समारोह को संबोधित भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और नजर बनी रहेगी कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहते हैं अगर उनका संबोधन होता है। लेकिन इसी बीच मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पीयूष, क्योंकि महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है, 30 मई से इसकी शुरुआत हो गई है, 30 जून तक चलेगी। तो जो ये कोच्चि दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है, इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है जो महाजनसंपर्क अभियान चला रही है बीजेपी। लगातार देखिए 9 साल पूरे होने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी कड़ी में कहीं न कहीं चूंकि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं के कार्यक्रम लग रहे हैं वहां पे केंद्र सरकार के तमाम 9 साल के कार्य को भी इन नेताओं द्वारा गिनवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोच्चि दौरा माना जा रहा है और चूंकि रजत जयंती समारोह है अमृता अस्पताल कोच्चि का, तो इस समारोह में शिरकत जब गृह मंत्री अमित शाह करेंगे तो निश्चित रूप से तमाम जो अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे और देखना होगा कि अगर संबोधन गृह मंत्री अमित शाह का होता है तो इस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए, देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय विदेश दौरा है। आपको बता दें, सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर राष्ट्रपति रहेंगी। इसके साथ ही सूरीनाम के लिए रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है ये। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के नियंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू की ये राजकीय यात्रा है। तो आपको बता दें कि 6 दिवसीय विदेश दौरे पर राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और इसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें कि सूरीनाम के लिए राष्ट्रपति रवाना हो गई है। सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर राष्ट्रपति रहने वाली है और ये दौरा अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि इसमें देश के विकास के लिए तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं ओडिशा के बालासोर में हुए भयंकर रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है।
रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि रेलवे की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लापरवाही की वजह से भीषण रेल हादसा ये हुआ है। इन लोगों ने रेल को चौपट कर दिया है। ट्रेन बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में लालू प्रसाद यादव और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लापरवाही के चलते ही ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, ऐसा बोलते लालू प्रसाद यादव नजर आए। वही बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जम्मू कश्मीर में बदलाव साफ दिख रहा है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। ये बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। शहरों से हाईवे निकल रहे हैं, 15 नए एम्स बन रहे हैं। गोरखपुर में हाईवे सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। तो गोरखपुर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि ये दौरा बेहद अहम अपने आप में, 3 दिवसीय ये दौरा, जिसको लेकर संबोधन हुआ और संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज गोरखपुर एयरपोर्ट से देश के हर महानगर के साथ जुड़ा हुआ है। गोरखपुर में कोई सोच सकता था कि हाईवे और चौड़ी सड़कों का इस प्रकार का संजाल बिछेगा? पहले तो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में ही नहीं थी 4 लेन की सड़क। अब तो गोरखपुर को जहां से आप देखेंगे, गोरखपुर से लखनऊ के लिए एक नहीं 2 4 लेन बन रही है। एक अयोध्या होते हुए और एक गोरखपुर लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बनने जा रहा है। वाराणसी के लिए 4 लेन बन चुका है, कुशीनगर के लिए 4 लेन बन चुका है, नेपाल के लिए 4 लेन का कार्य चल रहा है। गोरखपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, 3 और बन चुका है, 4थी ओर भी बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जो पहले 2014 के पहले बंदी की कगार पर था, आज मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ चलते हुए कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। और इंसेफ्लाइटिस का दंश तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बरसात के समय भय और आतंक का माहौल पैदा कर देता था। आज इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरह समाधान हो चुका है। कोई सोचता था हर घर नल की योजना लागू होगी, आज ये लागू हो रही है। भाइयों बहनों, इन योजनाओं को बनाने का काम मोदी जी ने पैसा दिया, काम भी कराया, लेकिन इन योजनाओं के बारे में आम जनमानस को बताने का कार्य तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। और इसलिए 1 महीने के इस व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अभियान के क्रम में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये टिफिन बैठक इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार।
तो लखनऊ से आपको खबर बता दें, ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी और सुबह सपा में तालमेल की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेतृत्व के साथ बैठक की तैयारियों में राजभर जुटे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगले महीने बीजेपी नेताओं के साथ राजभर बैठक कर सकते हैं, यानी कि बैठक हो सकती है। राजभर ने प्रभाव वाली सीटों का तैयार कर लिया है पूरी तरीके से ब्यौरा, और ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव मिले वोट की लिस्ट अब यहां पर तैयार कर ली गई है। ये जानकारी मिल रही है। इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 में बीजेपी से मूल भाव करते राजभर नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, 2024 में बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं राजभर। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले राजभर अलग हो गए थे, और यहां पर आपको बता दें कि ये अटकलें तेज हो गई है कि राजभर बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। वहीं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर से खास बातचीत की है, वो सुनिए। इसमें अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले काफी बदलाव हो सकता है। राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो गेम चेंजर माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। क्या राजभर इस बार फिर से गेम चेंज करते हुए नजर आएंगे? 2022 में अखिलेश यादव के साथ थे, और 2024 के लोकसभा के पहले माना जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दामन थाम सकते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के पहले क्या कयास लगा जाए, इसके लिए बात करने के मौजूद है अरुण राजभर जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के। अरुण जी, फिर से कयासों का दौर तेज है, चुनाव आगे है क्या, इसलिए कि सही में इस बार आप लोग फिर से जा रहे हैं भाजपा के साथ? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसा दल है, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में हमेशा कयास और चर्चाएं होती रहती हैं, और इस बात से होती है कि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, और जनता की जब आवाज़ लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचती है तो वहां के नेता मजबूर हो जाते हैं कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में खड़ा कर लेना चाहिए। अब आप एक आंतरिक सर्वे दिखाया कि 7 लोकसभा सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव है। आज से 5 साल पहले एक भी लोकसभा सीटों पर प्रभाव नहीं बताया जा रहा था, अचानक 7 लोकसभा सीटों पर प्रभाव कैसे आ गया? पूर्वांचल की बात हुई है, 2022 में सही में डेंट था भारतीय जनता पार्टी पर आप उस समय थे अखिलेश यादव के साथ। उपचुनाव होते हैं आजमगढ़ में, अखिलेश यादव लड़वाते हैं चुनाव, खुद नहीं जाते हैं। राजभर जी बहुत नाराज थे, कड़ी मेहनत की थी, हमने देखा था, लगातार वो फील्ड में थे, पर जब शीर्ष नेता नहीं रहेगा तो मनमुटाव हुआ था। उसके बाद से आप लोग अलग हो गए। क्या अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव के लिए है? नहीं, जो एक तीसरा मोर्चा जो चल रहा है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पहले तो गोल तो बने, और यहाँ गोल नहीं बनेगा। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजर के जाता है, तो जब लखनऊ से गुजरेगा तो लखनऊ वाले तो मजबूत पहले हो जाएं। गोल सेट है। अब हमें लग रहा है कि राजभर जी का आप लोग का गोल सेट है, जो आपकी ताकत पहचान लेगा उसके साथ जाएंगे, क्योंकि बड़ा चुनाव है इसमें निश्चित तौर से। तो अभी क्या माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा था, आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ डिनर था, उसमें डिनर डिप्लोमेसी में पहुंचे भी थे राजभर जी। लगातार हम देखें कि ब्रजेश पाठक जी हों चाहे जयशंकर जी हों, लगातार संपर्क में। तो एक इस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इस पे आप मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से बातचीत चल रही है, अब राजभर जी हो सकता है कि कमल की सवारी करते हुए नजर आए? देखिए, हो सकता है ना, देखिए जब लेकिन परंतु लग जाती है, हो सकता है, संभावना है, तो ये आपके पर बता रहे हैं, ये जो होती है ना, ये मित्रवत हमारे दोनों लोगों से मुलाकात होती है, और मित्रवत हम लोग एक दूसरे से बहुत पुराने दोस्त सहयोगी रहे हैं, और उस परिस्थिति में आगे अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में क्या होगा ना हम जान रहे हैं। हमने नहीं पूछा, आपने खुद ही बताया 10-15 दिन, आपने खुद अपने दोस्त बताया। और देखिए, मैं बताऊं राजभर जी, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पुत्र हैं राजभर जी के, आप लोग की एक प्यारी सी मुस्कान है, वो सब कुछ बता देती है। ये मुस्कान है, और हम देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जा सकते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता अगर मुस्कुराएगी तो हमको लगता है कि वो खुशहाली की तरफ जाएगी, और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े और गरीब कमजोरों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं, और आने वाले समयों में देखिएगा ये खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे, और बहुत मजबूती से जनता के बीच की एक आवाज उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब कुछ कहते थे, वो कहते हैं कि आप इशारों को समझिए तो बहुत चीज़ राज़दार नहीं रहती है। अरुण भाई साहब की जो मुस्कुराहट थी वो भी बताई थी। बात चल रही है, क्या कहें कि बात हो सकती है, जो मजबूती से पकड़ेगा, हाथ थामेगा, ओम प्रकाश जी उनके साथ चलेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश जी के साथ जनता है, आम जनता है, लोगों के मुद्दे हैं, मुद्दों के साथ चलते हैं, इसी मुद्दों के साथ चल के आगे नए चुनाव में नजर आएंगे। कमल के साथ या साइकिल सवारी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, पर कमल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
वहीं लखनऊ से खबर है जहां कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा देखने को मिला है। आपको बता दें, मिलावट, बिना पंजीकरण बिक्री का गलत ब्यौरा यहां पर दिया गया है। एफएसडीए की जांच के बाद 36 कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। 36 कारोबारियों पर लगा 13.45 लाख का जुर्माना। आपको बता दें, यशोधरा इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगा है। यही यशोधरा इंडस्ट्रीज पर लगा 1.50 लाख रुपए का जुर्माना। सिंसेड़ी मोहनलालगंज में है यशोधरा इंडस्ट्रीज। आपको बता दें, सरसों तेल घटिया पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। तो यहां पर जुर्माना लगाया गया है यशोधरा इंडस्ट्रीज पर 1.50 लाख का ये जुर्माना। और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि सरसों तेल घटिया थी और इसकी जब जांच हुई तो पता चला, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। संदीप मिश्रा फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। संदीप, सरसों तेल घटिया पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई यशोधरा इंडस्ट्रीज पर की गई है, क्या कुछ जानकारी? अब कार्रवाई जो है आगे की तरफ किस तरीके से बढ़ने वाली है? मिलावट का खेल है वो कहीं ना कहीं बिक्री और पैकिंग को गलत ब्यौरे पर पाए जाने पर 36 ऐसे कारोबारी हैं जिनके ऊपर कुल जो है 13.45 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यानी कि साफ है कि एफएसडी की टीम ने अपने सहायक आयुक्त के साथ मिलकर के एक दौरा किया था। वो दौरे के बाद से जो ऐसे कारोबारी थे जो टैक्स नहीं पे करते थे, जो घटिया सामान बेचते थे और पैकिंग में कहीं ना कहीं खेल करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर बात करते हैं मानकों की विपरीत गुणवत्ता मिलने वाले जिन लोगों पर जुर्माना लगा है तो वो है यशोधरा इंस्टीट्यूट ऑफ है और उसके ऊपर जुर्माना लगा है, जो कि सरसों के तेल की गुणवत्ता के बारे में अगर बात करें तो उनको लगभग उन पे जुर्माना लगा है। इसके साथ में चंपारण मीट है, हाउस है वास्तुखंड में, उनका अपना, और इसके साथ साथ में पनीर की गड़बड़ी को लेकर के काम किया जाता था। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा स्वीट्स है, नमकीन रॉयल स्वीट्स है, तो बहुत से ऐसे लगभग जो है 36 ऐसे कारोबारी थे जिनपे जो है गलत नियम के अनुसार जो है सामान बेचते थे। उसके साथ साथ में कई ऐसी चीजें होती थी जिसमें मिलावट का खेल जो है वो बहुत तेजी से उभर रहा था। उसको लेकर के लगातार छापेमारी की गई है। लगभग 36 ऐसे कारोबारी थे। ठीक है संदीप, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और आगे देखना होगा किस तरीके से और कार्रवाई की जाती है। कारोबारियों पर इस तरीके की कार्रवाई लगातार बरकरार रहे, यही उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और उन्नाव से खबर आपको बताते हैं, जहां बारात में खाना खाने से लोग बीमार हो गए हैं। 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 40 से 29 को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और 11 लोग ऐसे हैं जो सीएचसी में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। हसनगंज थाना के गदनखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फूड पॉइजनिंग का एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बारात में खाना खाने से लोग बीमार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीरज द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। नीरज, किस तरीके की जानकारी मिल रही है? जो लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, फिलहाल उनकी हालत कैसी, और क्या इस पूरे मामले पर पता चला है कि लापरवाही किसकी है? जी देखिए, ये एक मांगलिक कार्यक्रम था और मांगलिक कार्यक्रम में के बाद सब लोगों ने मिल करके भोजन किया एक के बाद एक, जिसमें सबसे अधिक महिलाओं ने जो है उन्होंने जो पारिवारिक लोग थे, जो महिलाएं थी, पारिवारिक महिलाएं थी, उन्होंने भोजन किया और इनकी जो है करीब 2 घंटे के बाद इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। धीरे धीरे करते करते ये संख्या 40 के करीब पहुंच गई। कुछ लोगों को 29 लोगों को करीब जिला अस्पताल रेफर किया गया और बाकी 11 लोगों का जो इलाज है वो सीएचसी पर ही किया गया। कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं जो भर्ती हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने खाने में सब्जी चावल खाए थे, जिसके बाद से इनको उल्टियां होना शुरू हो गई और उल्टियों के बाद जो है इनको कई लोगों को लूज मोशंस आने लगे। तो लगातार जो है इस पे अभी इलाज जारी है, क्योंकि सीएमएस भी नजर बनाए हैं। 40 लोगों का मामला है। कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को सीधे निर्देश दिया है कि इनका इलाज जो है बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए और इनको धीरे धीरे करके जो है इनकी हालत में सुधार आ रहा है। कहीं न कहीं ये जो लापरवाही है, चलिए अब जो लोग लापरवाह हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।
तो वहीं आपको बता दें कि बारात में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग के कुछ लोग शिकार हो गए। 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 40 में से 29 को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 11 लोगों को CHC में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उनका किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो उन्नाव का है। हालांकि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यही लोग उम्मीद जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से खबर आपको बता दें, जहां गंगा स्नान करने आए 2 युवक डूब गए हैं। पुलिस गोताखोरों की टीम तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। आपको बता दें, गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले ये युवक हैं। सरेनी थाना के गेगासो गंगा घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें 2 लोग डूब गए, जिसके बाद लगातार गोताखोर जो हैं वो तलाशी में जुटे हुए हैं। स्नान करने आए थे ये 2 युवक, जिसके बाद ये डूब गए। पुलिस गोताखोर की टीम फिलहाल जुटी हुई है। आपको बता दें, गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ये युवक। वहीं मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिसकर्मी ने की बीजेपी नेता के भतीजे के साथ मारपीट। आपको बता दें, पुलिसकर्मी से कंधा टकराने पर नेता के भतीजे को पीटा गया है। कंधा टकराने पर कांस्टेबल ने आपा खोया और मेले से पिटाई करते हुए चौकी में ये पुलिस लेकर आई, ये जानकारी मिल रही है। चौकी पहुंचे बीजेपी नेता ने इस दौरान हंगामा किया। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। नौचंदी थाना क्षेत्र के नौचंदी मेले का ये पूरा मामला है।